हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको जीएस प्रिपरेशन में। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया का जो सीरीज चालू किए हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर का 2 पार्ट कंप्लीट हुए, जो कि आज हम तीसरे पार्ट में हैं, जिसमें पढ़ेंगे डेनिस के बारे में, आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में। ये सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, डेनिस के बारे में पढ़ते हैं। डेनिस डेनिस डेनमार्क के निवासी थे, जो 1616 ईस्वी में भारत आया और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यह भारत में इसका प्रमुख मुख्य केंद्र था। डेनिस कहाँ का था? तो डेनिस मुख्य रूप से डेनमार्क के निवासी थे और ये 1616 ईस्वी में भारत आया और बंगाल में स्थित सेरामपुर में अपनी क्या किया, प्रथम बस्ती स्थापित की। यह भारत में इनका यह मुख्य केंद्र था, यानी कि मेन जो केंद्र था डेनिस का, डेनमार्क का निवासी का, कहाँ पे था? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सेरामपुर में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित तथ्य। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर इसका विवाह एक अर्मीनियन स्त्री से करवा दिया था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो मूल तथ्य है उनको हम पढ़ेंगे। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या किया कि इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी और इसका जो शादी, जो विवाह करवाया, वो किससे करवाया? अर्मीनियन, यानी कि अर्मीनिया का एक स्त्री से करवा दिया। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल था। जो भारत आया वो प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल था। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी राजा से प्राप्त किया। और फ्रांस डे नामक अंग्रेज था, वो मद्रास को क्या कर दिया कि पट्टे पर चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे क्या किया, प्राप्त कर लिया। गौराल्ड अंगियार को बम्बई नगर का संस्थापक माना जाता है। बम्बई का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गौराल्ड अंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है, जनक माना जाता है। अंग्रेजी कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुई। यानी कि अंग्रेजी कंपनी का जो प्रथम प्रेसिडेंट था, कहाँ पे था? सूरत में। जो पहले उन्होंने अस्थाई कंपनी बनाया, फिर अस्थाई कंपनी बनाया। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 13 के शासनकाल में इसके मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। किसके शासनकाल में फ्रांसीसी की स्थापना भारत में? तो फ्रांसीसी शासनकाल में। किसके? लुईस 14 के शासनकाल में हुआ। उसके इसके किसके मंत्री था? तो लुईस 14 के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में ये फ्रांसीसी भारत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कौरों के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रांसीसी का जो पहला जत्था था वो कब आया? 1667 में आया। किसके नेतृत्व में आया? तो फ्रांसीसियों का ये पहला अभियान था और यहीं पे इन्होंने क्या किया कि पहला फैक्ट्री बनाया। यहाँ पे पहले से ही अंग्रेज का क्या था? फैक्ट्री था। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1669 ईस्वी में क्या किया कि फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में अपना सेकेंड फैक्ट्री स्थापित किया। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार इस्त खां से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1673 में बंगाल के जो सूबेदार था इस्त खां, उनसे क्या किया कि एक ज़मीन प्राप्त किया और इसी ज़मीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती को बसाया गया। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पंडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पंडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ पे क्या किया कि अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का जो फर्स्ट गवर्नर था किसका? फ्रांसीसियों का, जो पंडिचेरी में था, उनका नाम था गवर्नर का
फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आया और इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। तो एक अगर क्वेश्चन आपसे बनता है कि किसके शासनकाल में या किस गवर्नर के शासनकाल में फ्रांसीसियों का सबसे अधिक व्यापारिक विकास हुआ, तो किसके काल में हुआ? ड्यूमा फ्रांसीसी के काल में। ये कब आया? 1735 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर ड्यूमा पौंडीचेरी आया और इसके आने पर फ्रांसीसियों का जो व्यापार का बोलबाला था वो अत्यधिक हुआ भारत में, पौंडीचेरी में। अब हम देखेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक के युद्ध। यानी कि आंग्ल मतलब कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो संघर्ष हुआ। और फिर देखेंगे कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच में हुआ। ये प्रथम कर्नाटक का युद्ध था। 18वीं सदी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की जो भूमि था उसे क्या कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। और यह हैदराबाद के जो निजाम थे उनके प्रांत का, यानी कि उनका एक भूभाग था। और यहाँ के जो प्रांतपति को क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था, यानी कि राजा कहा जाता था। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेरे ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। तो सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में बार्नेट के जो कौन था? अंग्रेज था। उसके नेतृत्व में क्या हुआ कि कुछ फ्रांसीसी जलबेरे को, यानी कि जो उनका नाव था, जो भी व्यापारिक करने का जो उनका डिवाइस था, उन्हें क्या किया कि फ्रांसीसी को जो जलपोत था उसे क्या किया? अंग्रेजों ने पकड़ लिया। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले की किसी बात का ध्यान नहीं दिया। डुप्ले कौन था? तो फ्रांसीसी था। और इन्होंने जब अंग्रेज़ों ने इनका जहाज को पकड़ लिया तो इन्होंने डुप्ले ने क्या किया कि इसका शिकायत, अंग्रेज़ों का शिकायत नवाब से किया। और नवाब ने डुप्ले का एक भी बातों पे क्या किया? गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। अंततः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास का घेरा डाल दिया। अब अंग्रेज़ों ने नवाब का संरक्षण चाहा। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले ने नहीं माना। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर एक युद्ध, सेंट थोम की युद्ध हुआ। पहले डुप्ले ने क्या किया कि नवाब को शिकायत किया कि अंग्रेज़ों ने उनका क्या किया कि जो नाव था उसे पकड़ा, तो नवाब ने उन्हें एक भी बात नहीं मानी। और फिर डुप्ले ने क्या किया कि मद्रास में अंग्रेज़ों का जो बस्ती था उसे घेर डाला। और फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? नवाब के संरक्षण चाहा, मगर डुप्ले को नवाब ने मनाया, मगर डुप्ले ने नहीं माना। और फिर क्या हुआ कि वहाँ का जो निज़ाम था उन्होंने क्या कर दिया कि एक युद्ध छेड़ दिया। और किसके विरुद्ध छेड़ दिया? तो वो फ्रांसीसियों के विरुद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध कहाँ हुआ? सेंट थोम का युद्ध हुआ। इसी युद्ध को सेंट थोम का युद्ध कहा जाता है। सेंट थोम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। ये जो युद्ध हुआ है सेंट थोम में हुआ और 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स ला सेपेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत हो गया। 1748 ईस्वी में यूरोप में एक संधि हुआ जिस संधि का नाम था एक्स ला सेपेल की संधि। और ये किस कारण से हुआ? तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो इसी में एक संधि हुआ। एक्स ला सेपेल की संधि द्वारा क्या हुआ कि फ्रांसीसी और कर्नाटक का युद्ध का भी क्या हुआ? अंत हो गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ? 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी।
इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। ये जो सेकेंड युद्ध हुआ कर्नाटक का 1748 से 1754 ईस्वी के बीच में, इसमें क्या क्या फ्रांसीसी और अंग्रेजों द्वारा भारत के राजनीति व्यवस्था में क्या क्या हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इसी कारण से सेकेंड युद्ध हुआ। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क असफजा के मृत्यु होने से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसी बीच क्या हो कि 1748 ईस्वी में हैदराबाद के जो निजाम उल मुल्क था, उसका नाम असफजा था, उसका मृत्यु हो गया और उसका उत्तराधिकार सत्ता का संघर्ष यहाँ से चालू हो गया। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उनका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत की। यानी कि जो निजाम था उनका तो मृत्यु हो गया और उनका जो पुत्र था नासिर जंग, उन्होंने क्या किया कि वो हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का जो भांजा था मुजफ्फर जंग, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी निजाम के पद के लिए अपना दावेदारी प्रस्तुत किया। इसी समय 1748 ईस्वी में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया और यह कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार की मांग की। इसी समय मराठा जो था वो 1748 ईस्वी में चंदा साहब को क्या कर दिया कि ये रिहा कर दिया और कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार की मांग करने लगा। एक तो पहले से मुजफ्फर जंग था और दूसरा कौन था, चंदा साहब, जो वो भी क्या किया कि अपना उत्तराधिकार की कर्नाटक में मांग करने लगा। इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उन्होंने क्या किया कि इसी समय निजाम के पद के लिए मुजफ्फर जंग को साथ दिया और नवाब के पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अम्बूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर चित्रनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और डुप्ले का जो संयुक्त सेना बना तीनों का, उन्होंने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर क्या किया कि आक्रमण बढ़ा और वहाँ का जो शासक था अम्बूर की लड़ाई में उन्होंने क्या किया, अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया और मार डाला। अनवरुद्दीन का जो पुत्र था उत्तराधिकारी, जो वहाँ का वास्तविक उत्तराधिकारी था मोहम्मद अली ने वहाँ से क्या किया कि कर्नाटक छोड़कर भाग गया और चित्रनापल्ली के दुर्ग शरण में आके शरण ली। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दिया। इसी बीच जब फ्रांस और कर्नाटक के निजाम के बीच युद्ध चल रहा था, तो इसी बीच अंग्रेज ने भी क्या किया कि उन्होंने भी अपना एक अलग गठबंधन बनाया, जिसमें निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब के पद के लिए क्या किया कि मोहम्मद अली को समर्थन दिया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने डुप्ले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से जो त्रिगठबंधन बना था, उन्होंने क्या किया कि डुप्ले को पराजित कर दिया फ्रांसीसियों का, और फिर क्या हुआ कि नासिर जंग की सेना में ही विद्रोह हो गया और इसी विद्रोह में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। इसका फायदा उठाकर फ्रांसीसियों ने डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अकार्ट पर आक्रमण किया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली
सेना को पराजित कर अकार्ड पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब तिरुचिरापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौरा के राजा ने उसकी हत्या कर दी। इसी बीच 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अरकट पर क्या हुआ कि आक्रमण किया और चंदा साहब के जो पुत्र था उसकी नेतृत्व वाली सेना को क्या किया, पराजित कर दिया। यही खबर सुनकर चंदा साहब वहाँ से तिरुचिरापल्ली भाग गया, लेकिन वहाँ रास्ते में तंजौर का जो राजा था उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और इसके स्थान पर गोदेहो को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके जगह पे गोदेहो को क्या किया, नया गवर्नर नियुक्त किया और उसे भारत भेजा। गोदेहो आते ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। ये जो न्यू गवर्नर आया वो आते ही 1775 ईस्वी में क्या किया कि युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी और एक संधि हुआ जो पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। पांडिचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने की वादा किया। पांडिचेरी में जो संधि हुआ उसमें क्या हुआ कि दोनों कंपनियां यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने इस संधि में ये वादा किया था कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ। 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रजा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ, यानी कि 1756 ईस्वी में फिर यूरोप और ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच में क्या हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया और इसी युद्ध में फिर क्या हुआ कि अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने हो गया। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। इसके आने से युद्ध को गति मिली। 1756 ईस्वी में क्या हुआ कि दोनों कंपनी एक दूसरे के बस्ती पे क्या बोला आक्रमण कर रहा था, लेकिन जो वास्तविक युद्ध हुआ वो उसकी शुरुआत 1758 ईस्वी में हुआ जब फ्रांस के सरकार ने काउंट डी लैली को क्या किया कि कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा और इसके आने से क्या हुआ कि युद्ध में एक गति प्रदान हुई फ्रांस को। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 ईस्वी में विंडावास का युद्ध था, जो आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ। इस युद्ध का जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध है, इसका सबसे मेन युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया वांडीवास में, जो आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना तो अंग्रेजों सेना का कमांडर इन चीफ आयरकूट था और फ्रांसीसी सेना का कमांडर इन चीफ काउंट डी लैली के नेतृत्व में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज विजय रहा, जीत गया और जितना भी फ्रांसीसी बस्ती था उसका क्या हुआ कि अंत हो गया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध का समाप्त हुआ और इसी संधि द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। 1763 ईस्वी में क्या हुआ कि पेरिस में एक जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसका क्या हुआ कि समाप्त हो गया और इसी युद्ध के साथ कर्नाटक का तृतीय युद्ध का भी क्या हुआ कि अंत हो गया। अब हम एक लिस्ट के रूप में पढ़ेंगे कि कर्नाटक में कौन सा युद्ध कब हुआ और क्या क्या उसका कारण परिणाम रहा। युद्ध का नाम, वर्ष, कारण, समाप्ति और परिणाम। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक हुआ। एक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का प्रश्न एवं अंग्रेज एवं फ्रांसियों में अमेरिका में युद्ध।
इसका जो प्रथम युद्ध का कारण था वो था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में अमेरिका में युद्ध चल रहा था। समाप्ति कब हुआ? तो 1748 ईस्वी में एक्स ला सेल्पेल की संधि द्वारा हुआ। परिणाम क्या निकला इसका? अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब का पराजय हुआ। ये जो प्रथम युद्ध हुआ इसमें अंग्रेज और कर्नाटक का जो नवाब था गठबंधन, उसका क्या हुआ कि हार हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये कब हुआ? 1748 से 1754 ईस्वी के बीच में। कारण क्या था? तो दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। ये कारण इसका ये था कि दोनों कंपनियां फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों भारतीय राजनीति में क्या कर रहा था? हस्तक्षेप कर रहा था। फिर क्या हुआ कि 1755 ईस्वी में समाप्त कैसे हुआ? तो 1755 ईस्वी में पंडिचेरी की संधि द्वारा, पंडिचेरी में एक 1755 ईस्वी में संधि हुआ और जिससे ये युद्ध समाप्त यानी कि रोक दिया गया। अंग्रेजों की इसका परिणाम क्या निकला? तो अंग्रेजों की अच्छी स्थिति, यानी कि अंग्रेजों का थोड़ा बल मिला इस युद्ध में, थोड़ा ग्रो हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ। ये इसका कारण यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध वहाँ चालू हुआ और इसका कारण कर्नाटक पर यह पड़ा कि वहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने हो गए, जिसके वजह से कर्नाटक में भी क्या हुआ कि दोनों कंपनी एक दूसरे के बस्ती पे क्या किया कि हमला कर रहा था, आक्रमण बोल रहा था। फिर इसका अंत कैसे हुआ? तो 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि द्वारा इसका क्या हुआ कि समाप्त कर दिया गया, युद्ध विराम की घोषणा की गई। इसका परिणाम क्या निकला? रिजल्ट क्या हुआ? तो अंग्रेजों की विजय, यानी कि अंग्रेज इस युद्ध में विजय रहा, जीत पाया। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण युद्ध जो कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ, उसी में महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट युद्ध था उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। युद्ध का नाम, कौन से वर्ष में हुआ, किसके माध्यम से हुआ और परिणाम क्या निकला। प्रथम सेंट युद्ध जो फर्स्ट युद्ध था वो सेंट थोम का युद्ध का है। ये कब हुआ? तो 1748 ईस्वी में। किसके माध्यम से हुआ? तो कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच, यानी कि जो कर्नाटक का नवाब था और फ्रांसीसी जो था उसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ कि फ्रांसीसी इसमें विजय रहा। दूसरा युद्ध अंबूर का युद्ध हुआ। ये कब हुआ? 1749 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा ये लड़ा गया? तो डुप्ले, मुजफ्फरजंग एवं चंदा साहब के त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के माध्यम, यानी कि जो डुप्ले का गठबंधन था, डुप्ले, मुजफ्फरजंग एवं चंदा साहब के जो त्रिगुट सेना था उसके और कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इसमें क्या हुआ कि त्रिगुट विजय रहा। त्रिगुट मतलब यानी कि डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब का जो त्रिगुट सेना था वो विजय रहा। फिर तृतीय युद्ध जो थर्ड युद्ध हुआ वो अर्काट का युद्ध। ये कब हुआ? 1752 ईस्वी में। क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच हुआ। ये जो युद्ध हुआ ये अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना था और चंदा साहब के जो पुत्र थे राजा साहब के बीच में लड़ा गया। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज विजय रहा, यानी कि इस युद्ध का अंत ये हुआ कि अंग्रेज इसमें विजय होकर उभरा। फोर्थ युद्ध, चौथा युद्ध वांडीवास का युद्ध, जो तृतीय युद्ध का महत्वपूर्ण युद्ध था। ये कब हुआ? 1760 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ। ये दोनों युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में हुआ। और किस लिए हुआ, किसके बीच हुआ? तो ये फ्रांसीसियों के बीच हुआ, क्योंकि अमेरिका में फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने थे। तो फिर क्या हुआ कि अब एक दूसरे के बस्ती पे हमला बोलने लगा और फिर यहाँ भारत में कर्नाटक में ये दोनों आमने सामने टकरा गए। फिर क्या हुआ, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, रिजल्ट? तो अंग्रेज विजय हुए। अब कुछ समरी के रूप में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं और फिर ये चैप्टर अंत की ओर बढ़े। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन ने 1593 में विलेंट कंपनी का स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सर्वप्रथम अंग्रेजी शासनकाल ने कौन से कंपनी को भारत में स्थल के माध्यम से यानी रूट के बाई रूट के द्वारा
व्यापार करने का मंजूरी प्रदान की थी, तो वो था लीवेंट कंपनी को। और ये कब किया गया? 1593 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुमोदन से द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से एक व्यापारिक संस्था को सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1600 यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड का प्रथम महारानी था, एलिजाबेथ प्रथम से प्रथम वहाँ का एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी था, उनके अनुसार, उनके अनुमोदन पर, उनके प्रशंसा पे क्या हुआ कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम के एक कंपनी का स्थापना किया गया। और ये प्रथम कंपनी था जिसे समुद्री मार्ग द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर उनसे कोची प्राप्त किया तथा 1663 ईस्वी में डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। यानी कि डचों ने क्या किया कि पुर्तगालियों से युद्ध लड़ा और 1663 ईस्वी में डचों ने क्या किया कि फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया। 1814 ईस्वी में कोची को ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल किया गया। यानी कि 1814 ईस्वी में क्या किया, ब्रिटिश ने उसे अपने राजनीतिक वाले उपनिवेश में, भूभाग में शामिल कर लिया। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था। भारत में अफीम की तस्करी की जाती थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा स्टेट या कौन सा सूबा अफीम उत्पादन में प्रथम था, तो वो बिहार था। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम सेकंड चैप्टर, कल से सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, जिसका नाम है बंगाल में अंग्रेजी संप्रभुता, प्रभुता, यानी कि बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुसत्ता।